स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे पाठ 9वां, रीढ़ की हड्डी। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। हमने यहाँ तक देखा था कि शंकर चाय पीते समय हंसी मजाक कर रहा था और कह रहा था कि खूबसूरती पर भी टैक्स लगना चाहिए। और उतने में जयशंकर प्रसाद आते वहाँ पे, नहीं, रामस्वरूप से आते और कहते उसको कि जनाब मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चोरी नहीं करेंगे। क्या कह रहे थे उसके पिताजी गोपाल प्रसाद कि ऐसा टैक्स है कि देने वाला हो और चू नहीं करेगा, चुपचाप टैक्स भर देगा। लेकिन रामस्वरूप हंसते उसे कहते, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल बेढब हो गया है। बेढब यानी बिना काम का। बेढब बोले तो हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। यानी उस समय ऐसा था कि कितना भी कोई खूबसूरत हो उसे कोई भी गिनती नहीं थी। कोई नहीं कहता था कि हम खूबसूरत है। उस ज़माने में खूबसूरती और ना खूबसूरती को कोई भी देखा नहीं जाता था, मायने नहीं रखता था। लेकिन आज ज़रा भी खूबसूरत हो तो उसको अपना समय, पूरा समय वो खूबसूरती में लगाता है और अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस करता है। लेकिन इस समय ऐसा हो रहा है, पहले कुछ भी ऐसा होता नहीं था। ऐसा कौन कह रहा है? रामस्वरूप कह रहे हैं। तो गोपाल प्रसाद क्या कर रहे हैं? समोसा उठाते हुए, नाश्ते की प्लेट लाए थे ना, तो उसमें से एक समोसा उठाता और कहता है, नहीं साहब, कभी नहीं साहब, कभी नहीं, हमारे समय पे ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा वो भी उसमें सहमत थे। अब रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, यानी उसकी तरफ ध्यान देकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? क्या कह रहे वो? आपका इस मामले में क्या ख्याल है? किस मामले में? कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? क्या पूछ रहे वो? कि शादी तय करने के लिए, तय यानी निश्चित करने के लिए, कि खूबसूरती कितनी मायने रखती है। यदि आप खूबसूरती को ज़्यादा कीमत देते हो या पढ़ाई को कीमत देते हो या उसके स्वभाव को कीमत देते हो, उसके ऊपर अवलंबन है, उसके ऊपर ही डिपेंड है। ऐसा कह रहे हो कि आप किसको ज़्यादा आप महत्व देते हो? तो गोपाल प्रसाद बोलता बीच में ही, यह बात दूसरी है राम बाबू, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। और जायचा यानी जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। यानी उनको लड़की कैसी होना थी? खूबसूरत होना थी। पढ़ी लिखी नहीं भी रही तो चलता, लेकिन उनको लड़के बहुत सुंदर होना थी। और जायचा यानी जन्म पत्रिका, गुण मिलान करते हैं तो जन्म पत्रिका देखते हैं दोनों की। तो आपको पूछ रहे वो कि उसका गुण मिलान तो हो ही गया होगा। तो रामस्वरूप बोलते हैं, जी जायचे का क्या मिलना मुश्किल है। ठाकुर जी के सामने रख दिया, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया तो खुद ही खुद मिला हुआ समझिए। ने वो क्या बोल रहे हैं कि इसको ज़्यादा महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसको? गुण मिलान को। हम भगवान के चरणों में हमारी पत्रिका रख दिए तो भगवान आप खुद ही मिलान कर देता है। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते, थोड़ा सा उनको गर्व महसूस होने लगा, थोड़े से गंभीर हो गए वो गोपाल प्रसाद। कहते हैं, लड़कियां को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। उनका क्या बोलना है कि लड़कियां को पढ़ाई की आवश्यकताएं नहीं है, काम पुरता पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। उसको कौन से काम आना चाहिए? सिलाई बुनाई सारी काम में आना चाहिए। ये पहले ज़माने की बात है, आजकल की नहीं है। तो उनको क्या लगता कि लड़की सिलाई बुनाई करते आ गया तो घर में भी अपना काम खुद कर सकती है। रामस्वरूप, हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्करी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंकते हैं। मतलब कौन से बाप बेटे? ये शंकर और उसके पिताजी एकदम चौंक जाते कि लड़की को चश्मा है करके। यानी पहले चश्मे वाली भी लड़की पसंद नहीं किया करते थे। उस समय सब सोचते थे कि शायद ये लड़की को कम दिखाई देता है या इसको नहीं दिखाई देता है, ऐसी चर्चा चलती है। तो उनको चश्मा दिख गया तो एकदम उनको
दचक गए वो लोग कि क्या बात है, इसको चश्मा कैसा लगा। ज़्यादा पढ़ाई करने वाले लोगों को चश्मा लगता है, बाकी तो ऐसे चश्मा लगता है, इसको कैसा लग गया। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा, बाप रे, यानी बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए चश्मा बोले तो। राम सब जरा सबका कर जी, वह पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। क्या उसके पिताजी क्या बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों पहले इसकी आंखें में बहुत दर्द हो गया था, डॉक्टर को दिखाने के बाद में दर्द कम होने के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ रहा है। बाकी पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है गोपाल प्रसाद कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो इसको चश्मा नहीं लगा, क्या बात क्या है। तो नहीं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से कोई चश्मा नहीं लगा, इसको चश्मा इसलिए लगा कि इसका सर दुख रहा था, आंखें दुख रही थी, इसलिए इसको चश्मा लगा। नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। बैठो बेटी, मैंने बता दिया ना आपको कि पढ़ाई करने की वजह से नहीं लगा, सर दर्द की वजह से लगा, और ठीक है बैठो बेटी। गोपाल प्रसाद उसको बोल रहे आ जा और बैठ। कुछ संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी। वह बैठ जाओ उमा, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है, उमा को बैठा दिया, आ जाओ और बैठो यहाँ पर। कहाँ बैठो, तुम्हारे बाजे के पास में, जो सितार और ये लाया था ना, तो वहाँ पे उसके पास में तू बैठ जाओ, ऐसा वो बोल रहे। उमा बैठती है। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है क्या, पूछ रहे। देखो गोपाल प्रसाद अब लड़की को देख रहे और लड़की को देखते देखते क्या बोल रहे हैं, चेहरे, चाल तो कुछ खराब नहीं है, चाल बहुत अच्छी है इसकी। चेहरे पर भी छवि है, यानी चेहरा भी बहुत सुहावना है इसका। दोनों बातें पसंद आ गई, चाल भी पसंद आ गई, चेहरा भी पसंद आ गया। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है, गाना बजाना आता होगा तो चलो हमको बजा कर सुनाओ। जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, सुनाओ जो एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन तो मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। देखो लड़के को देखने लगी वो, और उसकी नज़र शंकर के पास चली गई और गाना गाते गाते उसका गाना रुक गया। कौन सा गाना गा रही थी वो, मेरे तो गिरधर गोपाल, एक ही गाना गा रही थी, ये गाना गा रही थी, लेकिन गाना गाते गाते उसकी नज़र शंकर को देखने में लग गई और उसका गाना रुक गया। क्यों, क्या हुआ, गाना को पूरा करो। नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छी गाती है। रामस्वरूप बोल रहा अपनी बेटी को कि नहीं अब गाना पूरा कर। तो गोपाल प्रसाद बोलता है नहीं काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा गाना गाई, बहुत अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर आने को बढ़ती है, जा रही हो घर के अंदर। गोपाल प्रसाद फिर उसको रुकाता है, अभी ठहरो बेटी, बैठो वापिस, उठ के जाओ मत, थोड़ा और बैठो, बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। हाँ, तो तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। देखो पेंटिंग तो पता ही है, वेंटिंग क्या चीज़ है, वेंटिंग कोई चीज़ नहीं होती, ये संकर शब्द हो गया। पेंटिंग वेंटिंग जैसा बोलते हैं ना, चाय पानी, खाना वाना। वाना क्या चीज़ है, ये खाना वाना, वाना क्या है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जोड़ शब्द में आता है खाना वाना, है ना, वैसा ये पेंटिंग वेंटिंग। ध्यान में आया, इसको बोलते हैं संकर शब्द। हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई, और यह दीवार, और उस दीवार पर भी देखो, यानी उसकी जो 2-3 पेंटिंग्स बनी हुई थी वो भी बताना भूल गए थे, तो बता रहे कि ये भी इसने बनाई, और दूसरी दीवार पर है ये भी इसने बनाई। उसके पिताजी जवाब दे रहे, वो नहीं दे रही, हाँ ध्यान रखना। यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह, रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ, क्या बोल रहा वो उसके पिता लड़की के कि इसको सिलाई तो इतनी अच्छे से आती है, यहाँ तक पूरे घर के तो सिलती है, लेकिन मेरे सारे शर्ट जो है वो यही सिलती है, और हंसने लग जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं थे। इनाम और बिनाम फिर से शंकर शब्द है, बिनाम कोई चीज़ नहीं है। हाँ, इनाम पता है, इनाम यानी पारितोषिक पुरस्कार, लेकिन बिनाम कोई इनाम नहीं है, तो ये वापिस शंकर शब्द आ गए यहाँ पे। तो क्या कह रहे उसको, तुमने कुछ इनाम वगैरह जीते हैं या नहीं। उमा चुप, रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर उठते और रामस्वरूप शक पकाते हैं, डर जाते कि क्या हो गया करके, ये उठ गया अब क्या होता बाबा करके। उमा जवाब दो,
हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, रामस्वरूप भी जवाब देता है कि इसने कितने कितने इनाम जीता है करके, और वही बोलने लग जा रही है। जरा इसे भी मुंह खोलना चाहिए। जरा रुखी आवाज़ में गोपाल प्रसाद बोल रहा कि सब जवाब आप ही दे रहे हो, लड़की के पिता हो, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? हमको लड़की की आवाज़ सुनना है ना, हम लड़की देखना है तो उसकी आवाज़ सुनेंगे, तो आप उसको भी बोलने दीजिए। क्या बोलती है इसका हमको सुनना है। उमा आप जवाब दो। हाँ, जरा शर्माते, इनाम तो इसने, जरा रुखी आवाज़, जरा इसे भी मुंह खोलना चाहिए। उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई है, अच्छा है, वरना देखो क्या बोल रहे हैं। जैसे हम खादी दुकान में, फर्नीचर के दुकान में जाते हैं और कुर्सी और मेज जब देखते हैं तो कुर्सी मेज कोई भी बात नहीं करती, क्योंकि वो निर्जीव है, उससे कोई प्रकार का जीव नहीं है, अजीब है वो। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पे अजीब होकर बैठी हूँ और मेरा सारा जवाब कौन दे रहे हैं? मेरे पिता दे रहे हैं। यानी मेरी तो कोई पसंद और नापसंद कोई मायने नहीं रखती। मेरी पसंद नापसंद तो मेरे पिता की है। जो मेरे पिता पसंद करेंगे उसी के गले में मुझे माला डालनी पड़ेगी। मेरा कोई भी यहाँ पर चलने वाला नहीं है। क्या जवाब दूँ बाबूजी? किसको बोल रही वो? गोपाल प्रसाद को बोल रही। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना छोड़कर चला जाता है ना। इतना अच्छा पाठ है ये, कितना बढ़िया लग रहा। तो क्या हो गया? खरीदार को कोई भी पूछता नहीं। उसी प्रकार हम बेटियों की बात होती है, जब देखने वाले आते हैं तो हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, जो भी कोई जवाब देता है बीच में वाला देगा, या उसके माता या उसके पिता या उसका भाई जवाब देगा। बेटी कोई भी जवाब दे नहीं सकती। इस प्रकार का जमाना था। लेकिन आज का जमाना कैसा है? खुद पसंद कर लेती है ना। हमको तो पूछने का कोई काम ही नहीं रहा कि माँ हमको ये पसंद है, हम इसके साथ शादी कर रहे हैं। इतना भी पूछना मुश्किल की बात हो गई है। अब सीधे बोलते मम्मी पापा आपको पसंद हो या ना हो, मैंने तो कर लिया है ना। ऐसी बात आ रही है, लेकिन उस जमाने में ऐसी बात नहीं थी। अब रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो। उमा उमा अब मुझे भी क लेने दीजिए बाबूजी। उमा बात करने लग रही। अब मुझे भी 2 शब्द बोलने दो ना। कब तक इनकी सुनती रहूँगी? कब तक मैं अपनी बेइज्जती करती रहूँगी? बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? ताव में आकर गोपाल प्रसाद बोल रहे हैं तेज आवाज़ में। उमा बोल रही अब जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं? नापतोल मुझ माप। लड़की अच्छी है, चेहरा अच्छा है, गाना आता है, बजाना आता है, हाँ, होशियार है, पसंद आ गई, चाल अच्छी है, सारी बातें हमारी नापतोल करो तो कुछ नहीं। और आपको जरा सा हमने कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लग रहा? जी हाँ, आप हमारी बेइज्जती तो नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। बाबूजी चलिए, शंकर बोल रहा। क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने BA पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और नहीं आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हौसले में ताकझाक कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत है, अपने मान का ख्याल है। तो लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह की नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। बाप रे, यानी इसको सारी बातें उसकी मालूम थी उस लड़के की। क्या बोल रही है वो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है। कोई पाप नहीं किया, पढ़ाई करना कोई पाप नहीं है, कोई चोरी नहीं है, और नहीं मैं आपके पुत्र के जैसी नहीं था, आपके बेटे के जैसी मैंने कोई लड़कियों के पीछे लगी नहीं, कोई लड़कों के पीछे लगी नहीं, कोई ताकझाक की नहीं, और कोई भी नौकरानी के पाँव पकड़ने के मुझे काम पड़ा नहीं। रामस्वरूप उमा उमा गोपाल प्रसाद खड़े गुस्से में आ गया। बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने तो मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते, देखो इसने झूठ बोला था ना कि मेरी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ये कितनी पढ़ी थी? BA तक पढ़ी हुई थी। और बोल रहे हैं कि आपने मेरे साथ में दगा किया, झूठ बोले मेरे से, आपने बहुत बड़ा मेरे साथ में नाइंसाफ़ी की है करके। जी हाँ, जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन। क्या बोल रही वो?
ये भी देखो, ठीक है आप जाओ, आपको बुरा लग रहा आप चले जाओ, मत करो मेरे से शादी, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप घर पे जाकर देखो कि आपके लड़के को रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं, पीछे का बैकबोन, यानी उसकी बोलने का मतलब ये है कि ये लड़का सही अच्छा है या नहीं है। ये देखो, तुम ताको उसके अंदर, झाँको उसके अंदर कि ये लड़के के अंदर पीछे की हड्डी का विषय मतलब आया कि ये लड़के के अंदर अच्छे कैरेक्टर है या नहीं है, ये आपको देखना है। यदि आप आपके लड़के को अच्छा बनाने की कोशिश करो। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के को रुलासापन, रोने जैसा चेहरा कर दिया उसने, और इसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। वो जाने के बाद में क्या बोलेगी, चुपचाप अपने घर में खड़ी है वो। और गोपाल प्रसाद बहुत बुरा लगा उसको, इतना बुरा लगा, और शंकर को भी बहुत बुरा लगा कि मेरी बेइज्जती इसने कर दी करके, मेरे सारे चिट्ठे इसने खोल दिए करके। लेकिन क्या करें, जब लड़की की ज़िंदगी यदि ख़राब होने जा रही है तो उसको बिना बोले कैसे रहेगी, वो कैसे चुप रहेगी, कैसे सहन करेंगी सारी बातें। तो इसलिए उसने उनकी बातें को जी तोड़कर जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया उसने। और ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, तभी उनको ध्यान में आएगा कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे घर में आने वाली बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, सिर्फ उसके घर के सारे काम आना चाहिए, घर में ही वो हमेशा बिजी रहना चाहिए, घर और बच्चे परिवार इसी में उसकी ज़िंदगी होना चाहिए। वो ज़्यादा का काम घर का ही करे, बाकी कोई भी चीज़ों में ध्यान ना दे। इस ढंग की उनको बहू होना चाहिए था। लेकिन उमा वैसी लड़की नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, बीए पढ़ी हुई थी और अच्छी लड़की थी, तो उनका वहाँ पे रिश्ता नहीं होता, वो घर पे चला जाता है। भोर का तारा एक अंक का संग्रह, कहाँ से लिया हुआ ये एक अंकिका, भोर का तारा से ली हुई है। समझ में आई आपको पाठ? बहुत सुंदर पाठ है, हमको भी 3-4 दिन लगभग लग गए हैं। अच्छी पाठ है ये। और इस पाठ के अब आपको शब्दार्थ और स्वाध्याय, है ना, ये 2 चीज़ आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। समझ में आया क्या? इतना आपको लिख के नोटबुक में लिखना है और मुझे बताना है। यदि आपको कोई भी प्रश्न नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसके बाद में हम देखेंगे इसका व्याकरण क्या चीज़ है और स्वाध्याय एक बार देख लेंगे, ठीक है? ओके।